हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आपने विजुअल्स देख लिए होंगे। लेजेंडरी अदाकार शहंशाह जज्बात कहलाने वाले अदाकार यूसुफ खान अल मारूफ दलीप कुमार साहब तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। 98 वर्ष की उम्र में आपने वफात पाई। ज़बरदस्त आपका कैरियर रहा। 65 भारतीय फिल्मों में आपने काम किया और उनकी पजराई जहां भारत में थी वही उससे कतई तौर पे कम पाकिस्तान में भी थी, क्योंकि आप पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को मोहल्ला खुदादाद में पैदा हुए और हुकूमत पाकिस्तान ने भी आपकी खिदमात के एतराफ़ में 1998 में आपको निशान इम्तियाज़ से नवाजा। और जिस तरह की जज्बात सामने आ रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हमारी जो एक्टर्स एक्ट्रेस की फर्टर्निटी, उनकी जानिब से इज़हार ताज़ियत, अफसोस का इज़हार। बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो उनकी शख्सियत के हवाले से कहा कि उनकी सखावत और खुले दिल के शख्स थे। उन्होंने कहा कि शौकत खानम हॉस्पिटल की तामीर और उसके लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए दलीप कुमार साहब ने गरां कदर खिदमात सरअंजाम दी और आज पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनकी तदफीन हुई। मुंबई के कब्रिस्तान में इन्हें दफन किया गया। जाहिर सी बात, इनके जो परस्तार हैं और हमारी जो हमसे पहली जनरेशन है वो तो इनके बहुत ही मोतरफ और ज़बरदस्त किस्म के फ़ैन क्लब पाया जाता था। आपकी फ़िल्मों में देवदास, मुग़ल आज़म शामिल हैं, जिसमें आपने शानदार अपनी अदाकारी का मुजाहरा किया। पेशावर में आपकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ट्रिब्यूट देंगे यूसुफ खान अल मारूफ दलीप कुमार साहब को, और उसके लिए हमें पेशावर से DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मोहसिन अजीज़ साहब से उनकी अजीज़दारी है। मोहसिन अजीज़ साहब के वालिद के मामू के बेटे थे दलीप कुमार साहब। तो मोहसिन अजीज़ साहब, आपसे हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं, इज़हार यकजहती भी करते हैं। मैं चाहूँगा आपकी मुलाकात हुई, कुछ अपने जज्बात, ख्यालात यूसुफ खान साहब, दलीप कुमार साहब जिनको नाम से पूरी दुनिया जानती है, उनके हवाले से क्या कहेंगे इस मौके पे सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक बहुत अजीम एक्टर, एक बहुत अजीम इंसान, एक बहुत नफीस इंसान और एक वो इंसान जिसमें एक करिश्मा था, वो दुनिया छोड़ के चला गया। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी और एक भरपूर तरीके से उन्होंने अपना हर शोबे ज़िंदगी में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। वो लोग सभा में भी रहे और वो जो है यहाँ पे पाकिस्तान में भी उनकी पजीराई मिली, उनको निशान इम्तियाज़ से जो है नवाजा गया। मैं समझता हूँ कि उस शख्स में एक इस तरह की नफासत थी, वो इतने पढ़े लिखे इंसान थे, वो उनका पास इतना तजर्बा था, उनकी जो लैंग्वेज थी, चाहे उर्दू है, चाहे फ़ारसी है, चाहे हिंद को हमारी जो लोकल लैंग्वेज है पेशावरी जिसको हम कहते हैं, या उसको इंग्लिश में जिस तरीके से वो तकरीर करते थे वो दिल मोह लेते थे। मेरी उनसे पहली मुलाकात 1988 में हुई, जब वो पेशावर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, और तब से ही मैं उनका, पहले से तो खैर रिश्तेदारी थी लेकिन उस दिन से मैं उनका मद्दाह हो गया। फिर बाद में वो तशरीफ़ लाए 1998 में, मेरी वालिद की जो फोत हुए उनकी दुआ के लिए भी वो आए। उसके बाद फिर मैं एक डेलीगेशन लेके गया था, एप्टोमा का डेलीगेशन इंडिया, तो उन्होंने हमारे लिए एक अफ्तार डिनर दिया डेलीगेशन के ऑनर में ताज महल होटल में। आखिरी मुलाकात मेरी उनके साथ 2013 में हुई। उस वक़्त वो उनका जो यादाश्त थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन मुझे याद है मगरिब का टाइम था और नमाज के लिए हम उनके टेरेस पे जमा हुए, तो घर के मुलाजमीन भी खड़े हुए, पीछे जो है सारा बानो भी थी और वो मेरे साथ कुर्सी पे तशरीफ़ फरमा थे। और मैं नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि उत्ते तो है, विच मीन्स के ऊपर तो है, अल्लाह ताला ऊपर तो है। वो टेरेस से नीचे लोग नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा इन्हें दे दिल है कि नहीं, ए खुदा खबर, विच मेंट के जी इनके दिलों में अल्लाह मौजूद है या नहीं। तो उस वक़्त भी उन्होंने इस तरह की फ़िलासफ़िकल किस्म की बात की। मैं जब वहाँ से रुखसत हुआ तो मुझे पकड़ के यहाँ पे प्यार किया। उस वक़्त ही वॉज ट्राइंग टू रिकॉल कि मैं कौन हूँ, और मुझे कम से कम 5 मिनट उन्होंने पकड़ी रखा और बड़ा जज्बाती किस्म का
वो सीन था। मैं समझता हूँ अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। आमीन। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने उनको एक भरपूर ज़िंदगी भी दी, और साथ ही साथ जो उनकी शरीक हयात थी सायरा बानो, जिस तरीके से उन्होंने समझ ले कि आखिरी 6-7 साल जिस तरह से उनकी खिदमत की, एक मशरक़ी औरत होने के नाते, एक मोहब्बती और शफीक औरत के नाते उन्होंने उसकी भरपूर उनकी जो है खिदमत की। उनका लिबास, उनका हेयर स्टाइल, उनका शेव, उनकी वॉक, किसी हद तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। और मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी फैमिली में आकर, एक हमारे जो रिश्तेदार हैं, मेरे एक तरीके से चचा हैं, उनकी खिदमत की, तो वो भी मैं एक खराज तहसीन उनको पेश करता हूँ। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह दलीप कुमार साहब को, यूसुफ खान साहब को की मग़फ़रत करे। आमीन सुम आमीन। मोहसिन साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने जज्बात का अहाता किया। मैं चाहूँगा, पाकिस्तान ने उनकी हमेशा रिस्पेक्ट की, जैसे आपने खुद भी बताया, निशान इम्तियाज़ अवार्ड से नवाजा गया, इनको बहुत से अवार्ड्स मिले, और मैं देख रहा था इंडियन एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स के इजहार हो रहे हैं। हमारी जानिब से भी जावेद शेख साहब और दीगर एक्टर एक्ट्रेसेस ने बात की है। उनका जो घर था मौला खुदादाद पेशावर में, उसको कोई आप लोग स्टेटस देंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत? क्योंकि ये एक फ़ख्र की बात है कि पेशावर ने चोटी के अदाकार पैदा किए। दलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब जिनकी हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, राज कपूर साहब, वो पेशावर से उनका ताल्लुक था, शाहरुख खान। तो ये इसको एक तौर पे अगर पेश किया जाए, क्योंकि इतनी ज़रखेज़ ज़मीन, वहाँ से ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस पैदा हुए और वो गए, उस वक्त तो ज़ाहिर बात है इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। पाकिस्तान 1947 में अल्हम्दुलिल्लाह मार्ज़ वजूद में आया। इसका कुछ सोचा जा रहा है कि दलीप कुमार साहब के, ताकि उनकी यादें रहें, और उनके जो घर था मौला खुदादाद में, उसको पेशावर कोई म्यूज़ियम में उसको तब्दील किया जाए? खूबसूरत बात यह है कि जब सायरा बानो यहाँ आई तो उन्होंने कहा कि जब मेरे जो हस्बैंड हैं और उनके जो शरीक हयात हैं दलीप कुमार साहब, उनके जिस्म से एक अजीब किस्म की खुशबू आती थी। वो जब पेशावर आई तो उन्होंने यहाँ पे कहा मेरे वालिद को, और हम सब बैठे थे, कि ये जो खुशबू है मुझे पेशावर आके ये लगी कि ये वो खुशबू है जो ये कैरी करते हैं, बचपन से शायद कैरी करते रहे, लेकिन उनसे वो खुशबू आती है। बात यह है कि जी देखिए, एक जो जड़ होती है वो कहीं से मिलती है। उनको पेशावर का पुलाव, उनको पेशावर की यादें, एक एक गली उनको याद थी। आके यहाँ पे हम तो उर्दू ज़्यादा बोलते थे, लेकिन वो हमारे साथ पेशावरी में बात करना ज़्यादा पसंद करते थे। उनका घर जो है वो अब लकीली हमारी जो हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत ने, उसने कुछ माह पहले उसको जो है तो ख़रीदा है, और सुनने में यही आया कि उसकी रेनोवेशन कर रहे हैं और उसको दोबारा से रिस्टोर करके उसको प्रिजर्व करेंगे एज ए साइट फॉर टूरिस्ट एंड द लोकल्स। उसके लिए वो कर रहे हैं, और ये एक अच्छा इकदाम है, जो कि इससे पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ कब्ज़ा माफिया ने उनका कोई घर कब्ज़ा वगैरह किया हुआ था। तो अब मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये किया जा रहा है। बाकी जो यहाँ के आर्टिस्ट गुजरे हैं उनको भी चाहिए कि उनके लिए भी इसी तरीके का जो है वो बनाया जाए, ताकि लोग अपनी सकाफ़त से अपने जो लोग हैं उनको पहचाने। और ये सिर्फ एक एक्टर के हैसियत से इनको नहीं, ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे। अब यहाँ पे जो है शौकत खानम के लिए, फातिमीद फाउंडेशन के लिए, ये हर जगह उसमें आए और फ्री ऑफ कॉस्ट आए, और यहाँ पे आके इन्होंने अपनी खदमात पेश की, क्योंकि इनकी एक जड़ एक पाकिस्तान में मौजूद थी, और उसके लिए आके उन्होंने अपना जो है किरदार अदा किया। कराची भी गए, लाहौर भी गए, पेशावर में भी वो रहे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं उनकी कोई हदबंदी नहीं होती, एक मुश्तरका मीरास होती है। और ज़ाहिर बात है, जब इतने बड़े लेजेंड का ताल्लुक जो है वो पेशावर से, और फिर भारत में जाकर, जहाँ पर ख़ुद चूँकि उनके तो मज़हब में भी है एक्टिंग और गायकी और इस तरह की तमाम चीज़ें, और उस पर जाकर अपना नाम कमाना और फिर दलीप कुमार बनना। कभी आपने पूछा कि यूसुफ खान से नाम दलीप कुमार क्यों रखा है? इसकी, ये फिल्मी नाम तो माजी में रखे जाते थे, वाई दलीप कुमार? एक्चुअली ये एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते थे। अच्छा। तो तलाश रोज़गार में इनके वालिद साहब बॉम्बे चले गए थे, और वहाँ पे इनके काफ़ी, मेरा ख़्याल है 6 या 7 बहन भाई थे। बहनें भी ज़्यादा थीं, मेरा ख्याल है ऑल टुगेदर 4 बहनें थीं और 5 भाई थे।
तो ये जो है जब फिल्म लाइन में गए तो इनकी फैमिली में ये फिल्म लाइन को अच्छा नहीं समझा जाता था, तो वालिद से जो है छुपाने के लिए इन्होंने, कि वो फिल्म देखते भी नहीं थे, तो छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान की जगह वहाँ पे दलीप कुमार रखा। तो काफ़ी मुद्दत के बाद फिर मेरा ख्याल है पृथ्वीराज में राज ने, जो दिलीप कुमार साहब के वालिद साहब के दोस्त थे, उन्होंने आके बताया कि मुबारक हो, तुम्हारा तो बेटा हिट हो गया है। तब जाके उनको पता लगा कि उनका बेटा जो है फिल्म में आ रहा है और उसका नाम दिलीप कुमार। तो तब जाके फैमिली में डिस्क्लोज हुआ कि दैट ही इज़ टेकन एक्टिंग एज अ प्रोफेशन। टूवर्ड्स द एंड सर मैं जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है इस तरह की जो फिगर्स होती हैं वो दोनों ममालिक के दरमियान एक अच्छा पुल का किरदार अदा कर सकती हैं। अब तो दिलीप कुमार साहब हमारे दरमियान में नहीं रहे, एक बहुत बड़ा जो खला है वो उनकी अदम मौजूदगी में पुर नहीं हो सकता, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस फील्ड को इसमें कोई हदबंदी नहीं होनी चाहिए, इंसान को महदूद या मुक़य्यद नहीं होना चाहिए, या तंग नज़र नहीं होना चाहिए, मुतासिबाना किस्म की राय इस हवाले से नहीं होनी चाहिए? अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को इंडिया में काम के लिए नहीं इजाज़त दी जाती। आप समझते हैं कम अज़ कम इस लाइन को सियासत से मावरा होना चाहिए? देखिए, एक हवा है और इन्हीं के अल्फाज हैं। हवा है, एक झरना है, एक खुशबू है, एक सकाफ़त है। इसको आप रोकना भी चाहें तो नहीं रोक सकती। और यही जो है वो पैगाम भी देकर गए थे कि ये जो है हम दोनों मुल्क जो है कोशिश करें कि हमारी सकाफ़त एक है, हम एक रूट से पैदा हुए हैं। ठीक है, हम डिवाइड ज़रूर हो गए, लेकिन हमारे दिल अभी भी डिवाइडेड नहीं है। और एक तरीके का सिलसिला बनना चाहिए है कि यहाँ जो इख्तलाफात हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह कश्मीर के हमारे इख्तलाफात वगैरह मौजूद हैं, ये दूर हो जाए ताकि हम एक दूसरी को फिर से हम सब कॉन्टिनेंट बन जाए। और एक जो है अलग-अलग मुमलिकत है, एक जो है तो हमारी इस्लाम के नाम पे बनी है। हम डिवाइड ज़रूर हो गए और इसमें कोई हर्ज भी नहीं था और ज़रूरत भी इसकी थी, लेकिन साथ के साथ सकाफ़त और यही चीज़ें जो है एक दूसरे के दिल की दूरियां जो है वो दूर करते हैं, और ये जो खराइश होती हैं, दिल में खराश होती है, वो दूर करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको फ़रोग़ देना चाहिए और हमारे जो स्ट्रेटिजिक जो प्रॉब्लम है उनको भी साथ के साथ हल करना चाहिए, ताकि हम सकाफ़त भी एक दूसरे की और जो हमारा बाकी ट्रेड है वो भी बढ़े, ताकि दोनों मुल्क फले फूले, दोनों मुल्क की गुर्बत दूर हो। जो हम इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ आवर टेरिटरीज एंड बॉर्डर्स, सेम इज़ ऑन देयर साइड, तो ये कम से कम हो ताकि हम दोनों आवाम फले फूले और खुशहाल हों, और नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी आए वो जो है समझे कि हम ठीक है, दो भाई थे अलहदा हो गए हैं, अलहदगी में भी दो भाई अपने अपने तरीके से चल सकते हैं, दो अपनी तरीके से आगे चले, अपनी दौड़ लगाए ज़िंदगी की, सकाफ़त की, ट्रेड की, इंडस्ट्री की, सब तरफ हम जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वो जब यहाँ पे भी आए थे तो इसी तरीके की वो गुफ्तगू करते थे कि हम जो है हम ठीक है, हम जिस तरह से उनके वालिद यहाँ से चले गए एट मतलब रीजनेबल एज, जब वो तो दिलीप कुमार साहब तो बहुत छोटे थे, यहाँ से चले गए अपनी ट्रेड के लिए इंडिया, वो वहीं पे रह गए, और बाकी जो उनके बहन भाई थे वो पाकिस्तान में रह गए। दरअसल उनकी आपको ये भी बताता चलूँ कि शुरू में उनकी जो दो बहनें थी वो हमारे दो चचों के साथ उनकी मंगनी भी हुई थी। अच्छा। लेकिन वो चूँकि फिर वो भारत चले गए थे और इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया था, इसलिए उनकी फिर वो तकमील ना हो सके, यानी शादी नहीं हो सकी। अलबत्ता ये इस तरह के फैमिली रिलेशनशिप थे जो कि एक डिवाइड के बाद अलहदगी भी हो जाती है। तो बात यह है कि ये इसको हमें देखना भी है, समझना भी है, और कोशिश भी करनी है कि हमारे स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाए, और उसकी पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, और जो जी जनाब उसकी सियासी अज़म भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। दिलीप कुमार साहब यूसुफ खान साहब की यादों को दोहरा रहे थे और बता रहे थे, और ज़ाहिर बात है इनकी तो इतनी करीबी रिश्तेदारी थी, एक पर्सपेक्टिव दे रहे थे, एक अहद तमाम हुआ। यूसुफ खान अल मारूफ दिलीप कुमार अब हम में नहीं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत फ़िरदौस में जगह अदा फरमाए। उनकी खिदमात को हम भी PTV और प्रोग्राम सच के साथ की तरफ से ट्रिब्यूट पेश करते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अपने मेन टॉपिक्स की तरफ आएंगे। जिस वक्त मुल्की सियासत जो बिलखसूस पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से जो लफ्जी गोलाबारी आज की गई आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी रैली के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज पे, इस पे जानेंगे कि इसकी क्या वजह है कि उन्होंने कहा कि जो आर या पार का नारा लगा रहे थे
पाँव पकड़ने को तैयार हैं और हम निहारी और खाने के लिए सियासी इतिहाद में नहीं आएंगे। अगर कोई मुतफ़िका लाएमल होगा उस पर हम इकट्ठे होंगे। इसकी क्या वजूहत हैं? बलूचिस्तान के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान म्यूजिक वीडियोस मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख नक। अगर आपके सुरों से आजादी की महक आती है तो अपने बेहतरीन मिल्ली नगमों की वीडियोस 25 जुलाई तक हमें भेज दीजिए। 29 मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक PTV पर नश्र किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। वीडियो शूट कीजिए और HD क्वालिटी वीडियोस बजरिया वी ट्रांसफर या गूगल ड्राइव लिंक salampakistan@ptv.com.pk पर भेज दीजिए। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 25 जुलाई 2021 है। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है। लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर, और आइए काकुल जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, मोटराइज्ड ग्लाइडिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। इस हफ्ते के एपिसोड से शुरू हो रहा है सुपर फैन कॉन्टेस्ट। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी और जीते शानदार ट्रिप। कीप वॉचिंग 60 आवर्स टू ग्लोरी। मारूफ शायर हसन आबिदी 7 जुलाई सन 1929 को पैदा हुए। उन्होंने अपने सहाफती कैरियर का आगाज लाहौर से किया, जहां वो रोजनामा आफाक से वाबस्ता हुए। उनकी मशहूर तसानीफ हैं नविश्ते नए, जरीदा, कागज की कश्ती और फरार होना हुरूफ का। सोलोमन आइलैंड ने 7 जुलाई सन 1978 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। जुनूबी बहरुल काहिल में वाक़े सोलोमन आइलैंड्स 6 बड़े और 900 से ज़ायद छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत होनियारा है। हवलदार लालक जान 7 जुलाई सन 1999 को शहीद हुए। कारगिल की जंग में हवलदार लालक जान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में खिदमत सरंजाम दे रहे थे। वो भारत के भारी वेलकम बैक व्यूअर्स। पॉलिटिक्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लीग नवाज़ पे तनकीद की और लफ्जी गोलाबारी की। जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म
बनने के लिए पांव पकड़ने पर तैयार हो गए हैं। और इससे पहले जो है वो आर पार की सियासत की बात की जा रही थी, फिर उनका निहारी और हलवा खाने में हम उनका साथ सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। फिर बलूचिस्तान में भी आज शाहजैन बुख्ती साहब को, जो जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको मामले खसूसी मुकर्रर किया है बराए बलूचिस्तान। जो नाराज़ रहनुमाओं से बातचीत की बात की थी, या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की फुटेज देख रहे हैं। शाहजैन बुख्ती साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, इस पे अहम ये डेवलपमेंट हुई है। और गवादर में पीएम साहब ने ये बात की थी, कल इस पर डेवलपमेंट हुई और आज मामले खसूसी इनको मुकर्रर कर दिया गया है। नए गवर्नर बलूचिस्तान भी ज़हूर आगा साहब को लगा दिया गया है, जो उससे कबल गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, उस इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया गया है। ज़हूर अहमद आगा साहब अब नए गवर्नर बलूचिस्तान है। मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमारे नहायत मोहतरम है, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब बहुत शुक्रिया नवाजी। सर बताइएगा, आज़ाद कश्मीर में जाहिर सी बात है नून लीग वहां पर हुक्मरान जमात है, पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टोन और टेनर है आज काफी लफ्जी गोलाबारी की, आप क्या इसको किस तरह देखते हैं, इसको किस कॉन्टेक्स्ट पे देखेंगे? ये इंतखाबी तकरीर थी या पीएमएलएन को काफी आड़ो हाथ ले रहे थे? देखिए, ये आप इसे इंतखाबी तकरीर ही कहेंगे, क्योंकि उनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून से भी और पीटीआई से भी, और दोनों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं जी, और मेरा ख्याल दीवानावार लड़ रहे हैं। तो पीडीएम टूटने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो फासले पैदा हुए थे जी, उसका एक नजारा तो हम देख चुके कराची के दिल्ली इंतखाब के मौके पर, और उसके बाद मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ तानाजनी और बल्कि ये कहिए तो खिस्तबारी वो जारी रहती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें पीटीआई का भी सामना है और मुस्लिम लीग नून का भी सामना है। तो इसलिए ताबड़तोड़ हमले जारी हैं उनकी तरफ से। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, कितनी नशिस्तें वो हासिल करने में कामयाब होते हैं और कितनी नशिस्तें खो देते हैं। शामी साहब, अपोजिशन की जमातों के दरमियान तो ज़ाहिर बात है हुकूमत के खिलाफ वो सफ़ा राह होती हैं और उनके एक अपनी अलाइनमेंट होती है, आपस में नजरियाती इख्तलाफ भी है और एक दूसरे की मुताहरब माजी में जमातें भी रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। लेकिन हमने बड़ी कुर्बत देखी थी, आरिया पार मरियम नवाज साहबा ने कहा था, वो भी उन्होंने बात की, और साथ में शहबाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की और उन्होंने कहा पार्लियामेंट में इकट्ठे होकर चलेंगे। क्या ये जो बजट पास हुआ इससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बददिल हुए? शहबाज शरीफ साहब नहीं आए, उनके तो जाहिर बात है मियां तारिक शफी साहब की इंतकाल हो गया था, वहां पर मौजूद थे, लेकिन 14 के करीब नून लीग के एमएनएस भी नहीं आए। इस वजह से बददिल है नून लीग की सियासत से या उनके तर्ज अमल से, चाहे वो मरियम नवाज साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो? ये देखें, जब पीटीएम से पीपल्स पार्टी को अलग कर दिया गया या नोटिस दिया गया हज़ारे बच्चों का, और जो सेनेट के इंतखाबात के मौका पर हुआ, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने वहाँ इससे इख्तिलाफ की क़यादत जिस तरीके से हासिल की, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफी दूरी वाक़ हो चुकी है। कुछ देर के लिए शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका तबादला ख्याल हुआ था, बड़े ख्याल से गाली जुमलों का, लेकिन वो भी चल नहीं सका। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है, अब लगता ये है कि उनके दरमियान जो पुरानी रकाबत है वो जिंदा हो गई है, और बिलावल भुट्टो ने फैसला किया है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अब अपनी पॉलिटिक्स भी करेंगे, उस पर ताबड़तोड़ हमले करके अपना रास्ता बनाएंगे। और ये अब इसकी जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर मुस्लिम लीग नून की भी जिम्मेदारी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च के मसले पर कहा कि इस्तीफों के साथ उसको मशरूत किया और पीपल्स पार्टी को मजबूर किया कि वो इस्तीफे दे। पीपल्स पार्टी इस पर तैयार नहीं थी, तो नतीजे में ना इस्तीफे हुए, ना इत्तेहाद बाकी रहा, और इससे बहरहाल पीटीआई को एक फायदा पहुंचा नफसियाती तौर पर। और इस वक्त जो अपोजिशन आपस में दस्तगरीबा है, तो हुकूमत जो है उसकी स्पेस जो है बढ़ गई। ठीक, मैं चाहूंगा इस पर भी आपका कमेंट लेना चाहूंगा। बलूचिस्तान के हवाले से आज शाहजैन बुख्ती साहब को जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह हैं
ज़ाहिर बात है नवाब अकबर बुगटी के पोते हैं, उनको वज़ीर आज़म ने मामले खसूसी मुकर्रर किया है कि बलूचिस्तान नाराज़ रहनुमाओं से रब्ता करें और उनको कौमी धारे में लेकर आएँ। किस तरह देखते हैं मुजीबर रहमान शामी साहब, माजी में भी ऐसा किया गया और शाहजैन बुगटी साहब का इंतखाब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? शाहजैन बुगटी जो है क्योंकि कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं जी, और डेरा बुगटी की कोलू की जो सीट है उससे मुंतखब होकर आए हैं, इसलिए उनकी एक हैसियत तो अपनी है, लेकिन उनका कुछ तजर्बा ज्यादा नहीं है और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि बलूचिस्तान की जो कबायली समाज है बलूचिस्तान का, उसके अंदर वो कितना पेशरफ्त कर सकेंगे, उनकी बात कितनी तवज्जो से सुन जाएगी। लेकिन बहरहाल एक कोशिश की है वज़ीर आज़म ने, और शाहजैन बुगटी के तो अपने जो चचा ताया हैं जी, वो भी बागी हैं इस वक्त, और दूसरे कबीलों के कई लोग जो हैं वो भी नाराज होकर बाहर बैठे हुए हैं। तो कई मुबस्सरीन तो कहते हैं कि शाहजैन बुगटी जो हैं वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनका कद काठ उतना नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चलिए वो कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर वो कुछ हाथ पांव मार लेते हैं और किसी के पांव पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, तो अच्छी बात है, देख लेते हैं। ठीक। कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया, जरा शामी साहब हमारे साथ रहिएगा। मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा कैसर शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने इस पहर हमें लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया। आपसे मैं यही सवाल आपके सामने रखूंगा जैसे जो मैं शामी साहब से तजिया ले रहा था, उनका तो मुल्की सियासत पर गहरी नज़र है। ये आप लोग तो इकट्ठे चले हैं और अपोजिशन में PDM बनाई चलें, PDM से पीपल्स पार्टी, वो एक लंबी हिस्ट्री है, सबको मालूम है। मैं इस पर आता हूँ कि अभी ये बजट सेशन में भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि तमाम MNA शहबाज शरीफ साहब के पास हैं। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में एक दूसरा मुखालिफ स्पीचेज होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रकीक हमले किए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। कैसर शेख साहब, नून लीग का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? नून लीग क्या ये आर पार और पाँव पकड़ना, ये स्ट्रेटजी पे क्रिटिसिज्म आ रहा है और पीपल्स पार्टी की जानिब से काफ़ी सख्त क्रिटिसिज्म आए, आप क्या कहेंगे? पहले थोड़ी टफ टॉक की थी मरियम साहिबा ने, अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में मुफाहमत होनी चाहिए। कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग में भी वो गए और उन्होंने कहा बड़ी अच्छी ब्रीफिंग हुई थी। तो क्या ये नून लीग के बयानिए में जो दो वाइब्स आती हैं, इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी ज़्यादा जो है वो शाकी नज़र आते हैं? जी जी शेख साहब, मेरे ख्याल में आपसे हमारा थोड़ा सा राब्ता आवाज नहीं है। जी जी, दोबारा आपसे हम राब्ता करते हैं बजरिया टेलीफोन, हमारा सवाल नहीं सुन सके। शामी साहब, गवर्नर बलूचिस्तान भी नए आए हैं। मैं चूंकि गवादर में भी प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि गेम चेंजर हो सकता है, इससे डेवलपमेंट पाकिस्तान जो है उसका नई राहें खुल सकती हैं, सेंट्रल एशिया से हमारे रवाबित हो सकते हैं। अगरचे अफगानिस्तान में सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है, हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, और उनका माजी में बलूचिस्तान के हवाले से उस तरह नहीं सोचा गया, दौरे कम किए गए, नवाज शरीफ साहब को हत्या तनकीद ठहराया, आसिफ जरदारी साहब को ठहराया, आर्मी चीफ को भी कल एक वर्कशॉप में खिताब कर रहे थे। हुकूमत का और सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट एक सफ़े पे नजर आ रही है बलूचिस्तान के हवाले से। आप समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स का एक सफ़े पर आना बलूचिस्तान के जो ये बहुत से मसाइल हैं, जो गुत्थियां हैं, उसको सुलझाने में मददगार साबित होगी? देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से तो सफ़े अलग अलग हो नहीं सकते। वहाँ जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जाहिर है वो उसका सफाई अदारे जो है उनके साथ वो जुड़ी हुई है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आए रोज आप देखिए ऐसी खबरें हम देखते हैं कि शहादतें होती हैं, हमले होते हैं और लोग जानों का नजराना पेश करते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनका तो बड़ा बुनियादी किरदार है वहाँ अमन कायम करने में। और वजीर आजम जो बात कर रहे हैं उस बात में तो इस हद तक सदाकत है कि गवादर जो है उसकी तरक्की के साथ पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी हुई है, लेकिन जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है जब तक वो किसी करवट नहीं बैठेगी उस वक्त तक ये कहना मुश्किल है कि किस तरीके से आगे पेशरफ्त कर सकेंगे। और अफगानिस्तान में हालात उलझे हुए हैं, वहाँ तालिबान और अशरफ गनी की हुकूमत जो है उसके दरमियान कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। तो वजीर आजम बार बार ये बात कह रहे हैं कि वहाँ अफगानिस्तान में
अमन कायम होना चाहिए, पाकिस्तान इससे अपना किरदार भी अदा कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में अमन के साथ बहुत से मामला जुड़े हुए हैं। गवादर की तरक्की भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो गवादर जो है वो लिंक कैसे होगा उसका अफगानिस्तान के साथ, तो फिर उससे आगे सेंट्रल एशिया के साथ। तो गवादर जो है वो आइसोलेशन में तो आप कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि एक आइसोलेशन में एक बड़ा खुशहाली का जजीरा आप बना ले। तो एक कोशिश तो यही करनी होगी कि इस खित्ते में अमन सुकून हो, और अब उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए और दवा भी करनी चाहिए, ठीक, और दुनिया को अपने नुक्ता नजर से आगाह भी करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी कैसर शेख साहब, आप मुझे सर सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, इस वक्त आ रही है। बहुत शुक्रिया। कैसर साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी होगी जो मैं शामी साहब के साथ कर रहा था। मेरा यही सवाल था कि पीडीएम में तो आप लोग साथ साथ चले थे और बड़े हमने देखा था कुर्बतें बढ़ गई, ये फासले बढ़ते जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में। बिलावल साहब ने आज काफी ज्यादा, जहां मरियम साहबा को तो क्रिटिसाइज करते, शहबाज शरीफ साहब को भी हत्वे तनकीद ठहराए। क्या वजह क्या है? क्या नून लीग की पॉलिसी में कुछ मुख्तलिफ है? दो किस्म की वाइब्स आती हैं। मरियम साहबा का जरा सख्त ही मौकफ होता है, शहबाज साहब का जरा नरम मौकफ होता है। उसकी यही वजह है कि बिलावल साहब हमें काफी नाराज नजर आए आज। शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट सेशन से अभी हम फारिग हुए हैं जी। मैं तो बजट के बाद चिंजोट चला गया अपने हल्के में, तो आज की मैंने कोई खबरें भी ये नहीं सुनी। आप कुछ बता रहे हैं, बिलावल साहब ने बात की है। बजट के दौरान तो हमारा बड़े कार्डियल रिलेशन थे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन था। और बजट में जो बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की, उसमें मुझे भी उन्होंने कहा कि आपकी तकरीर बहुत ही शानदार थी। मैंने जो बजट पे बातें की हैं, तो उन्होंने हम सब मुस्लिम लीग वालों को और पीपल पार्टी वालों के मेंबरान को, जिन्होंने बजट में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उनको सराहा। देखिए, ये पॉलिसी तो शुरू से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ओपिनियन चल रही है। एक मज़ामत किसी हद तक आप कह सकते हैं, और एक किसी हद तक आप कह सकते हैं कि चार्टर ऑफ इकानमी की हमने बातें की हैं। तो ये राय में इख्तलाफ तो रहा है, लेकिन ये बिलावल साहब का जो आज आप हवाला दे रहे हैं, मैं कि उनकी बात सुन नहीं सका, या तो आप मुझे बता दें तो मैं सब कुछ कह सकता हूं। मैं वो कह रहे थे कैसर शेख साहब, मैं वैसे वो ये कह रहे थे, मैं बता दूं, आपने कहा और हम बताते चले। शामी साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसर शेख साहब, आपने कहा चूंकि आप सुन नहीं सके, उन्होंने कहा आर या पार करने वाले पांव पकड़ने की सियासत तक आ गए हैं और उनका हलवा और निहारी खाने के लिए हम नून लीग के साथ सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। आपने बजट की बात की कैसर शेख साहब, वो आपने ठीक कहा, लेकिन वो उस पर उन्होंने कहा कि बजट में भी नोटिस होने चाहिए इज़हार वजू के। जो 14 MNAs PMLN के बजट जिस दिन पास होना था और वो मौजूद नहीं थे, उनकी अदम मौजूदगी पे उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब को ये करना चाहिए, पूछना चाहिए कि नून लीग के MNAs ने क्यों गैर संजीदगी का मुजाहरा किया था जिस दिन बजट पास हुआ। शेख साहब, ये बात आपकी सही है। देखिए, 2 मेंबर पाकिस्तान पीपल पार्टी के नहीं थे और कुछ 12 मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नहीं थे। उसमें से हमें पता चला है कि 6 मेंबरान ने तो पहले से अपनी माजरत की थी कि कोई ना कोई वजह, उनके पर्सनल रीज़न थे तो उसकी वजह से नहीं होंगे, लेकिन बाकी 6 मेंबरान भी जो कि शायद पार्लियामेंट की बिल्डिंग में थे या कहीं दूर थे, वो नहीं पहुंच सके, जिस पे हम सबको भी शिकायत है। और ये बात हुई भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कि हम भी उनसे पूछेंगे कि क्या वजह हुई, क्योंकि इतने अहम मौके पे 6 मेंबरान बग़ैर बताए हुए वो एब्सेंट रहे। और मैं ये समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसा नहीं। लेकिन बहरहाल जो ट्रेजरी बेंचेस 172 वोट थे और वो काबिल कदर उन्होंने एफर्ट की, उसमें थे। और हमें भी चाहिए था कि और यूनाइट होकर हम बजट के बारे में लेकिन हमारी जो तकारीर थी और जो उसमें जिस तरीके से हमने बजट को पूरा स्टडी किया और जो काबिल तनकीद बातें थी उसको तनकीद की, जो हम उनको बता सकते थे कि कहाँ बजट दुरुस्त हो सकता है, और कई हमारी बातें मानी गई बजट में। जो उन्होंने पहले शुरू में बजट में जो अनाउंस किया था उसको अमेंड किया। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन ने पूरा भरपूर हिस्सा लिया। मैंने कोई 5-6 तकारीर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वहाँ पे मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी शरीक गुफ्तगू कर लेता हूं।
पूरा अपना पूरा हिस्सा डाला। जी जी, नकवी साहब को भी शामिल क्योंकि असल में आप लोगों ने शाबाश, आपने ठीक कहा, आपने हिस्सा डाला। आपका तो हमेशा से बैकग्राउंड है, आप जब भी माजी में भी कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के चेयरमैन थे तो बात करते थे, अभी भी आप मेंबर है, लेकिन आपने टफ टाइम की बात की थी और शहबाज साहब ने कहा था सीसा पिलाई दीवार के साथ तरह खड़े हो जाएंगे। नकवी साहब बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश आपको तो सर बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में ही इनकी जंग चल रही है, लफ्जी जंग चल रही है, पीटीआई तो बड़ी कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रही होगी। नकवी साहब देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएल कभी एक पेज में कोई, दोनों की इक्वेशन फंसती। हम रोजे अव्वल से ये कहते थे कि पीपीपी जो है कभी भी सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ेगी जी। जिस दिन इन्होंने रेजिग्नेशन की बात की उस दिन हमें पता था कि ये पीडीएम का जो है ये कभी ना कभी ये पूरा किसी ना किसी चौराहे पे फूटेगा आके, और वही हुआ है, चौराहे पे आके फूट गया। अच्छा, सरदारी साहब शातिर आदमी है, उन्होंने ऐसी शर्त लगाई जो उन्हें पता था कि बैंक वाले पूरी नहीं कर सकते, और वो जो है बड़ी शराफत से निकल आए। अभी भी देखिए बड़ी मजेदार एक बहस चल रही है, वो कहते हैं जी सेनेट के चेयरमैन के लिए जो है 57 वोट है ऑपोजिशन के, डे ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव, लेकिन सबको पता है कि ये नॉन कॉन्फिडेंस मूव जब भी आएगा कामयाब होगा, तो वो अपनी रिस्क नहीं लेना चाहते यूसुफ जिलानी साहब। तो ये मामला जो है इट्स डिवाइडेड हाउस। अब पीटीआई का जो है टिल 2023 पूरा सिक्योर पैकेज है। इमरान खान बड़ा सीनियर लीडर है, उन्होंने जिस दिन वो एक सीट हारी थी और इन्होंने कहा ये नो कॉन्फिडेंस मूव होके एक सीट जीती भी थी अपने, उधर कोई मसला नहीं है, मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देता हूँ जी जी, और वो लेके। अच्छा, इसमें फिरदौस साहब एक और सवाल ये है जो अक्सर मुबस्सिरीन उठा रहे हैं, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा कोशिश करेंगे फिरदौस साहब से कि उसका जरूर जवाब लें। मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसर शेख साहब, अब नून लीग की सियासत क्या होगी, क्योंकि इस पे आप रहे हैं नून लीग में और आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नवाज शरीफ साहब से भी नियाजबंदी है, शहबाज साहब की भी साथ हैं, जाहिर बात है, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या इस वक्त पॉलिसी क्या होगी। हमें एक नजर जो आ रही है, बहुत से मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसको ज्यादा तकवीयत मिल रही है। हमने अभी देखा बजट सेशन को जब समेटा गया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने स्पीच की और उसको सुना गया और इसकी पजीराई भी हुई। फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उस पर शहबाज साहब मौजूद थे और अब जो टोन और टेनर जो है, अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कैंपेन में कल वो मैदान में उतर रही हैं, मरियम साहिबा भी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही हैं, तो अब 2023 तक नून लीग का यही बयानिया होगा कि मुस्बत अपोजिशन की जाए, पार्लियामेंट में रह के की जाए। अब वो पार्लियामेंट के बाद जलसे जुलूस उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं होगी और अब अगले इलेक्शन की तरफ आप लोग देखेंगे 2023 में। कैसर शेख साहब, कैसर साहब को मेरे ख्याल में मेरा फिर दोबारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं फिरदौस साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? फिरदौस जी, फिरदौस तकवी साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर? नहीं, मेरे ख्याल में हम एक वक्फा ले लेते हैं, हम इसमें सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हमारे क्या ये ऑडियो का एक इशू आ रहा है। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बताएंगे तो फिरदौस शमी नकवी साहब और कैसर शेख साहब से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। आर्टिकल 370 एंड 35A मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पस मंज़र में आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद आइनी तौर पर कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देना था। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को कानून साजी के हक को तस्लीम करते हुए इस अमर को यकीनी बनाया गया कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून का इतलाक कश्मीर में नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 35A सरजमीन कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों के हक को तस्लीम करता है। इसके तहत कोई भी भारतीय शहरी जायदाद खरीद कर कश्मीर का मुस्तकिल रिहायशी नहीं बन सकता। भारतीय पार्लियामेंट से इन आर्टिकल्स की मनसूखी इंतहा पसंद हिंदू अक्सरियत पर मबनी खोखली जमहूरियत की बदतरीन मिसाल है। इसका वाहिद मकसद 73 साल से जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के मज़मूम इरादों के सिवा कुछ नहीं।
निगाहे इसको मस्ती में वही यव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वेलकम बैक व्यूअर्स। फिरदौस शमी नकवी साहब और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहब, मेरी आवाज आ रही सर आपको? आ रही है। फिरदौस साहब, सवाल ये है, मैं कैसे उस वक्त सवाल किया था, फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। अब तो ये हमें वाज़ेह नजर आ रहा है, जाहिर बात है गवर्नमेंट कंफर्टेबल पोजीशन में है, और आपने सही कहा कि 2023 तक हमें लगता है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इस रियलिटी को भांप गई और अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर इनका जोर है। लेकिन इसमें बहुत से मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि आप लोग के लिए भी एक चैलेंज है कि इस वक्त अपोजिशन अब आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आपकी कारकर्दगी और आपके वादे उनको पूरा करना। तो अब आपके पास 2 साल हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अब ऐसे लगता है कि उन्होंने पेस अप अपनी जो काविश उनको ज्यादा तेज करना शुरू कर दिया है, और आपके लिए मुबस्सिरीन की राय में चैलेंज आपकी अपनी कारकर्दगी होगी। आप क्या कहेंगे इस पे फिरदौस साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो पिछले 3 साल हैं उसके अंदर कारकर्दगी जितनी अच्छी रही है वो किसी मिसाल नहीं है। सिर्फ एक मसला है, वो क्या? और वो हमारे लिए चैलेंज है, वो महंगाई। वरना आप देखिए, कोविड, आपको पता है अभी सर्वे आया जी, पाकिस्तान 50 ममालिक में कौन सी पोजीशन ली? तीसरी इन हैंडलिंग कोविड जी, ठीक है, एंड रेस्टोरिंग बैक टू, ये कोविड आने से पहले जो इकोनॉमी की सूरत से हाल की उस पर वापस लाने की। अच्छा, इससे ऊपर 2 मुल्क कौन से थे? हांगकांग और न्यूजीलैंड, दोनों की आबादी 1 करोड़ से कम है। ठीक। पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी के साथ जो है वो 30वें नंबर पे, अमेरिका 22वें नंबर पे और हिंदुस्तान 46वें नंबर पे। ठीक। तो ये आप देख लीजिए। जंगलात के सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया कि पाकिस्तान ने जो जो इकदाम किए हैं दुनिया में बेहतरीन है। टूरिज्म के ऊपर आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज आप देख लीजिए, आप जो है आपकी एक्सपोर्ट देखें वो हाईएस्ट एवर हो गई, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ बेस्ट एवर हो गई, और आपका टैक्स कलेक्शन जो है वो भी आपने 18% से ज्यादा इंप्रूव किया, और ये भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान के अंदर रिमिटेंसेस भी रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तान का 1.5 बिलियन तो रोशन डिजिटल अकाउंट में आया, उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उन्हीं ने जो बॉन्ड्स में आपको पैसे दे रहे हैं उसकी मिसाल नहीं है। तो एक महंगाई हमारे लिए जबरदस्त चैलेंज है। इंशाल्लाह रोजगार भी लोगों को मिलेगी, इकोनॉमी भी 5.5% से ग्रो करेगी, और आप देखिएगा कि हम इसको महंगाई के चैलेंज को भी कैसर शेख साहब से पूछे थे, उनका भी ये फोटे है। कैसर शेख साहब, आपने सुना फिरदौस साहब, शमीम साहब कह रहे हैं कि जो उन्होंने अब कामयाबी है मुआशी वो गिनवाई है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप जवाब दीजिएगा और क्या तजवीज होगी मजीद? क्या आप तो हंस रहे? अनवार भाई इनको कहें कहीं लोगों में रहें और फिरें, मेरे दोस्त हैं फिरदौस शमीम नकवी। तो ये एमपीए है ना, लोगों में नहीं फिरते, और ये लोगों के पास जाने के काबिल नहीं है। अच्छा। बात ये मैं आपको बताऊं, इन्होंने गिनवाई मुख्तलिफ अपनी फतवात गिनवाई। हाँ, अब ये बताइए कि ये जो हुआ है कि जब इन्होंने चाय लिया ना, तो पाकिस्तान का जो बच्चा नया पैदा होता था ना, वो 1,35,000 रुपए का मकरूज था, अब वो 1,75,000 का मकरूज हो गया। अब आप बताइए कि जो महंगाई का आलम है, इनकी अपना सर्वे है, जो इनके अपने सर्वे इन्होंने, मैं दूसरे की फिक्र नहीं बता रहा, इन्होंने बताया है कि 40% 3 सालों में महंगाई हो गई है, इनका अपना सर्वे है। उसके बाद आप बताइए कि हम इनको छोड़ के गए थे, 310 अरब डॉलर पाकिस्तान की कुल आमदनी थी, वो कुल आमदनी इन्होंने 290-95 अरब डॉलर कर दी है। हमारे वक्त में ग्रोथ हो रही थी, वो भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा और ग्रोथ होनी चाहिए, 5.8 पे छोड़ के गए थे, इन्होंने 3 सालों की एवरेज 1.5% है। और अब सबसे जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, हाँ, करंट अकाउंट भी इस महीने करंट अकाउंट भी डेफिसिट हो गया, 550 मिलियन डॉलर इस महीने का करंट अकाउंट खराब हो गया 1 महीने में। अच्छा, ये असल बात मैं बताऊं, ये तो आए थे कि हम जो है ना ये करप्शन खत्म करेंगे, इसी नारे पे आए थे ना। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कोई पाकिस्तान का इदारा भी नहीं है, ये तो एक इंडिपेंडेंट दुनिया का इदारा है जिसको तमाम दुनिया मानती है।
तो अब उसने ये कह दिया कि पिछले 1 साल में 3 मुल्कों से मजीद हम ज़्यादा करप्ट हो गए। पहले जितने मुल्कों से करप्ट थे ना, और 3 मुल्कों से भी ज़्यादा हम करप्ट हो गए। अब बताइए किस जगह, ये जनरल बातें हैं, ये जो मुझे गिना रहे हैं ये सही बात है, मैं मानता हूँ उनकी कि काविड की इनको परेशानी हुई और काविड का एक रीज़न है। देखिए और अच्छी पॉलिसी थी कोविड में, आम लोगों की बेहतरी की कुछ सोचे। इस वक्त इतनी ज्यादा खराब, मैं होके आ रहा हूँ अभी लोगों में, मैं फिरता हूँ लोगों में, लाखों लोगों से मुलाकात। जी फिरदौस साहब कभी सर जवाब सुन लीजिएगा कैसा सर, फिरदौस साहब कह रहे हैं वो जवाब देना चाह रहे हैं आपको। जी फिरदौस साहब। हाँ हाँ करें, जवाब दें, लेकिन जवाब वो दें कोई हकीकत, कोई हकायक पर मबनी जवाब दीजिएगा फिरदौस साहब, ये तकाजा कर रहे हैं कैसर शेख साहब। पर्टिकुलर फिगर बताएं मुझे। जी जी इस जगह हमने सुन लेते सर, फिरदौस साहब को सुन लेते। जी फिरदौस साहब। जी जी जरूर जरूर। 1,38,000 रुपए था तो डॉलर कितने का था? जी सर डॉलर कितने का था जब 1,38,000 रुपए कर्जा था? डॉलर मैंने किया है, ये डॉलर हमने किया है क्या? अगर मैंने नहीं पहले तो सुन लेना। 100 रुपए का था ना सर डॉलर की उस वक्त ये थी ना। इसलिए आपकी पिछले 20 साल की परफॉर्मेंस की वजह से अगर रुपये को डिवैल्यू करना पड़ता है, दोबारा हुकूमतों ने किया, तो अगर 24% डिवैल्यू हुआ और पाकिस्तान का डेट जो डॉलर का है वो कितना बढ़ा भाई? कितना वो डॉलर में डेट बढ़ा? क्या कहेगा एक आम आदमी? गंदम की कीमत, चीनी की कीमत को लेगा या आपके डॉलर देखेगा कि आपने बढ़ा दिया? तो अगर आपका $1 डेट था और 100 का था तो 166 रुपए हो गया जी। उन हुकूमतों पे किया जाए भाई, आप लोगों ने डिवैल्यू किया ना, बढ़ा के रखा था, या उस हुकूमत को दिया जाए जिसने डिवैल्यू किया। ठीक। और करप्शन के हवाले से उनके इंसदादे करप्शन के लिए आपने नारा लगाया था। करप्शन, अच्छा कैसर साहब ये भी बात आपकी मान ली, करप्शन बढ़ी जब अगले साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि मेरी बात उनसे होती रह रही है, अगर पाकिस्तान 25 प्लेसेस ऊपर आ जाएगा इस पोजीशन से, तो फिर मैं आपसे इस सवाल का भी जवाब दे दूंगा। इससे कि मुझे तो ये इंडिकेशन दे रहे हैं ट्रांसपेरेंसी वाले कि इस साल आपका जो आएगा उसमें पाकिस्तान जो है वो 25 प्लेसेस गेन करेगा सरकार। फिर मैं आपसे इसका अल्लाह करे करप्शन में बेहतर इंडेक्स हो। पेंशन फंड जो है, पेंशन पे टैक्स लग रहा है, इस पे टैक्स लग रहा है, कुछ नहीं होता भाई। जो ग्राउंड के परफॉर्मेंस है वो जीडीपी ग्रोथ है, और वो आप देखिए आम लोगों को खुश करें। जो नए इलेक्शन हो रहे हैं, हर इलेक्शन में आप हार रहे हैं। अब तो कह रहे सर आजाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत बनाएगी कैसर शेख साहब। आप कह रहे इलेक्शन आ रहे हैं, जीबी में उन्होंने बनाई, आप कह रहे हैं आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जो कराची के इलेक्शन में जहां ये जीते हुए थे, 6 नंबर पे आ गए आपके सामने है कराची का। साहब ये फिर क्या बात है? अवामी मकबूलियत का बैरोमीटर वो कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन है, जल्दी से बता दीजिए कि इख्तितामी लम्हात हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम जितना ओवरऑल वोट बैंक है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? उसको ये बैरोमीटर क्यों नहीं लेते पूरे मुल्क का? वहां इमरान खान की पॉपुलैरिटी 47% और मरियम नवाज की 5%, उससे ज्यादा पॉपुलर तो बिलावल भुट्टो था। तो देख लीजिए आप पैरामीटर क्यों। अभी आजाद कश्मीर के इलेक्शन को भी देख लेंगे, ओवरऑल इवन डस्का में पीटीआई का वोट बैंक बढ़ गया। तो ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ठीक, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस शमी नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब कि आप तशरीफ लाए। व्यूअर्स, मुल्क की सियासत के लगता है इस वक्त जो शिफ्ट है वो आज़ाद कश्मीर की तरफ हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीर कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया शहबाज साहब, मरियम साहबा जा रही हैं, और ख़बर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जलसा करेंगे, और अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर हैं फॉर गिलगित बल्तिस्तान एंड एजे के, वो भी इस हवाले से अपनी मुहिम चला रहे हैं। स्टेक्स हाई हैं। अब देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहा है, जीत किस जमात की होती है। पीपल्स पार्टी जब विफाक में थी तो पीपल्स पार्टी जीती, जब नून लीग विफाक में थी तो नून लीग जीती, अब पीटीआई विफाक में है। क्या यही ट्रेंड प्रिवेल करेगा या ट्रेंड हटेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम सच के साथ में आज की नशिस्त कैसे लगी? फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से जरूर आज़ेगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।